तो पेट्रोल के प्राइसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसके ऊपर से E20 की मार हो गई। और दूसरी तरफ CNG के प्राइसेस भी कोई पीछे नहीं रह गए हैं, वो भी डेली बेसिस पे बढ़ ही रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में जब प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या एक CNG गाड़ी के ऊपर अपना पैसा लगाना सेंसिबल है कि नहीं? यही हम फाइंड आउट करेंगे 2026 टाटा टियागो CNG का माइलेज टेस्ट करके, ये देख के कि ये रियल वर्ल्ड में हमें क्या माइलेज देती है। और फिर हम रनिंग कॉस्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ में इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन भी आपको देंगे। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने सबसे पहले इसके CNG सिलेंडर को पूरा खाली किया। इसके लिए हम इसको 150 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव कर चुके हैं। अभी ये पेट्रोल पे है और मैं इसको देखो CNG बटन दबा रहा हूँ, लेकिन ये शिफ्ट नहीं हो रही है, विच मीन्स कि CNG सिलेंडर पूरा खाली है। और अब बारी है इसमें लगभग 2 किलो गैस भरवाने की। लेकिन उससे पहले मैं ये ट्रिप मीटर को कर देता हूँ रीसेट। दोनों के दोनों ट्रिप मीटर हो गए रीसेट। रुकावट के लिए खेद है, गाड़ी में तो CNG भर चुकी है। अब बारी है आप लोगों की इस वीडियो को लाइक से भर देने की, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी टाटा टियागो EV के रेंज टेस्ट के ऊपर, तो वो मिस मत कर देना, सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, तो 2.25 kg गैस इसमें हमने भरवाई और जैसा आप नोट कर सकते हो CNG गेज अब ब्लिंक नहीं कर रहा है और गाड़ी CNG पे चल रही है। आई नो, अब आप लोग पूछोगे कि तुमने तो बोला था 2 किलो गैस भरवाओगे, तो 2.25 क्यों भरवाई? देखिए, वो जो CNG पंप होता है ना, उसमें एक्यूरेटली मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इतना ऊपर नीचे चलता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो, प्लान ये है कि हम इसको तब तक ड्राइव करते रहेंगे जब तक दोबारा से इसका सिलेंडर पूरा खाली नहीं हो जाता, ये 2.25 kg गैस खत्म नहीं हो जाती। सो स्टे ट्यून कि ये कितना चलेगी। और ना, हम इसको सिटी प्लस हाईवे दोनों ही कंडीशंस में ड्राइव करेंगे, तो आपको एक कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं पहले ही कि हमने एयर कंडीशनिंग को 22 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है। बाहर जो अभी टेम्परेचर है 32-33 के आसपास चल रहा है, और एग्जैक्टली 2:19 पे हम लोगों ने अपना माइलेज टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, एक और बात, अभी जो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये CNG AMT वेरिएंट है, जिसका मतलब एटलीस्ट आज के माइलेज टेस्ट में मुझे सिटी ट्रैफिक में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक सिटी बेंगलुरु में हैं, और बेंगलुरु का ट्रैफिक कैसा होता है ये तो खैर मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे हम पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट को भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। और जब तक इसके ट्रिप मीटर में मैं थोड़े से किलोमीटर्स ऐड करता हूँ, क्यों ना हम लोग डिस्कस करें कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं टाटा मोटर्स ने एक्सटीरियर इंटीरियर में। टाटा मोटर्स ने इसको कम्प्लीटली रिफ्रेश कर दिया है। फ्रंट में आपको न्यू फ्रंट फेशिया मिल रहा है। पहले यहाँ पे ग्रिल हुआ करती थी, अभी उसको इस ब्लैक ट्रिम ने रिप्लेस कर दिया है और ये कम्प्लीटली शर्ट है। नए हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं जो कि पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, तो नाइट में आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। और इन्हीं में ही इंटीग्रेटेड है आपके ये स्लीक DRL। और फ्रंट में आप ये कैमरा नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा ऐड हो चुका है, तो ऑल अराउंड आपको 4 कैमरास मिलते हैं और रियर में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो आपको नए 15 इंच ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय रिम्स मिलेंगे, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप CNG वेरिएंट ऑप्ट करोगे तो इसमें आपको व्हील कवर्स मिलेंगे। अच्छा, फ्रंट फेशिया के साथ साथ आपको बॉनेट भी नया मिल रहा है। ये जो साइड फेंडर है, ये पैनल भी आपके नए हैं। और आप व्हील एक्सिस पे नोट करोगे कि आपको बॉडी क्लैडिंग दे दी गई है, जिसमें थोड़ा सा स्पार्कल इफेक्ट है और इसमें रिसाइकल मटेरियल्स भी यूज़ किए गए हैं, क्वाइट नाइस। हाउएवर साइड प्रोफाइल मोर और लेस पहली जैसी ही है। आपको डिसेंट साइज़ की विंडोज़ मिलती हैं। डोर हैंडल्स पे आपके यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स दे दिए गए हैं। और रियर प्रोफाइल में आप नोट करोगे कि आपको कनेक्टेड टाइप टेल लैम्प सेटअप देने की कोशिश की गई है। हाउएवर जो ये सेंटर वाला पार्ट है ना, ये इल्यूमिनेट नहीं करता है, तो आई वोंट से कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड है, लेकिन हाँ, आपको वो इफेक्ट ज़रूर देते हैं जो दिखने में अच्छे भी लगते हैं। और रियर बम्पर को भी रिप्रोफाइल किया गया है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़े से एंगल्स भी दिखेंगे और थोड़ी सी वाइड भी लगेगी गाड़ी दिखने में। ऊपर आपका स्पॉइलर हो गया, शार्क फिन एंटेना। रियर विंडो में आपको वाइपर एंड वॉशर सेटअप भी मिलता है, टियागो यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे यहाँ बम्पर में ही आपकी माउंटेड है रियर पार्किंग लाइट भी। और लगे हाथ आप इसके प्राइसेस भी नोट कर लीजिए, जो शुरू होते हैं 4.7 लाख रुपीज़ से फॉर द बेस वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, और जाते हैं 8.55 लाख रुपीज़ तक फॉर द क्रिएटिव CNG AMT वेरिएंट। मतलब अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फॉर द CNG वेरिएंट। लीजिए, इसी के साथ रेड लाइट आ चुकी है और अभी 2:48 हो रहा है और हम लोग 24.6 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन हमारी एवरेज स्पीड चल रही है 50 kph की। और अब थोड़ा सा सिटी वाला इन्वायरमेंट शुरू हो गया है। अभी तक थोड़ा हाईवे था एंड आई एम वेरी रिलीव्ड कि मैं AMT ड्राइव कर रहा हूँ। एंड दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द CNG प्लस AMT कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आप अपने डेली कम्यूट के लिए एक गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि चलाने में भी काफ़ी इकोनॉमिकल हो, रनिंग कॉस्ट उसकी इतनी ज़्यादा ना हो, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स प्लस CNG एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, नो डाउट। आई एग्री कि AMT को लेकर के आप काफ़ी सारी शिकायतें कर सकते हो, बट ऑनेस्टली
फॉर योर डेली कम्यूट्स AMT आराम से आपका काम चला देगा। लेकिन टियागो का AMT गियरबॉक्स कैसा परफॉर्म करता है सिटी और हाईवे पे, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सिटी में तो ड्राइव कर लूँ। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, तो इसके कैबिन को एक काफ़ी मेजर रिफ्रेश दे दिया है टाटा मोटर्स ने। सबसे पहले तो आपको ये नया डैशबोर्ड मिल रहा है जिसको डीक्लटर्ड कर दिया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक भी ऐड कर दिया गया है इसको थोड़ा प्रीमियम टच देने के लिए। ऊपर रूफ लाइनर आपको ब्राइट मिल रहा है। फ्री स्टैंडिंग बोल लीजिए या फिर फ्लोटिंग टाइप 2 स्क्रीन मिल रही है, जिसमें से ये तो आपकी मेन टच स्क्रीन हो गई 10.25 इंचेस की, क्योंकि इसके हार्डवेयर को अपडेट कर दिया गया है तो अब ये पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है। साथ में इसमें कनेक्टेड कार टैग भी ऐड हो गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 360 डिग्री कैमरा इसमें ऐड हो चुका है जो काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है। और उसके साथ साथ ऐड हो गया है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी, तो जिस भी डायरेक्शन में आप इंडिकेट करोगे उस डायरेक्शन से ये आपको यहाँ पे व्यू दिखाता है। नाउ इसके साथ मेरा लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ तो ये कवर कर लेता है, जो किसी कंफ्यूजिंग जंक्शन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अदरवाइज़ अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो उस कंडीशन के लिए तो आपको ये काफ़ी अच्छे लगेंगे, लाइक इट। और इन फीचर्स का ऐड होने का रीज़न ही इसके हार्डवेयर का अपडेट है। देन आती है आपकी दूसरी स्क्रीन जो बेसिकली आपका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इसमें एक छोटी सी MID आपको मिलती है जो फुली डिजिटल है। जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ गया है एंड अब ये थोड़ी सी मिनिमलिस्ट भी लग रही है। हाँ, ये बात है कि कुछ पोजीशंस में स्टीयरिंग से ये काफ़ी हद तक छुप जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टीयरिंग से याद आया, आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जिसको काफ़ी ज़्यादा फीडबैक लेने के बाद टाटा मोटर्स ने इम्प्रूवमेंट हो गई है इसके स्विचेस के साथ, तो अब ये एक्सीडेंटली प्रेस नहीं होते। और क्योंकि नेक्सॉन और पंच के स्टीयरिंग में आप नोट करोगे कि जो स्विचेस हैं वो काफ़ी प्रोट्रूड करते हैं बाहर की तरफ, तो आपको ना अपने हैंड को रेस्ट करने के लिए प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती है। बट यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये है कि टाटा लोगो यहाँ पे इल्यूमिनेट नहीं करता है, मिस दैट। इसकी सीट्स को भी अपडेट मिला है, तो कुशनिंग बेटर हो चुकी है, ये पहले से ज़्यादा सपोर्टिव भी फील हो रही है और आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, जिस वजह से लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड बिलीव मी, मैं ऑलरेडी इसको 150 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। नाउ जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ CNG वेरिएंट, तो इस लिस्ट में आप नोट कर सकते हो सारे फीचर्स जो कि आपको इसमें मिलते हैं। हालांकि कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसमें आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है अपने फ़ोन के लिए, जो कि टॉप ऑफ द लाइन पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिलता है। और हाँ, क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे आप मिस करोगे। उनके अलावा अगर हम कंपेयर करें तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के कैबिन में और इस कैबिन में आपको कोई इतना डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड रो सीट में आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, गिवन दैट कि एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स ने स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेकंड रो बेंच की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 2 ही लोग वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग यस एडजस्ट कर लेंगे करने को तो, लेकिन फिर जो सेंटर में बैठेगा ना, उसको फिर अपने लिए हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। और हेडरेस्ट से याद आया, चारों हेडरेस्ट जो आपको इसमें मिलते हैं वो फिक्स्ड है, उनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि आपको 5 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट ज़रूर मिलती है और साथ में सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिलता है। लेकिन रिमाइंडर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेकंड रो बेंच में आपको सेंसर्स नहीं मिलते। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आपने सीट्स को बकल करके नहीं रखा हुआ है, चाहे वहाँ कोई बैठा हो ना बैठा हो, आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर बीप कर करके इरिटेट करेगा। टाटा मोटर्स ने इसकी सेफ्टी को भी इम्प्रूव कर दिया है, तो अब आपको यहाँ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। ABS, EBD, ये सारे तो अन्य स्टैंडर्ड फीचर्स हो ही गए और बाकी आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। स्टेटस अपडेट एवरीवन, तो 43 किलोमीटर्स कवर करने के बाद इसके CNG गेज ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है और हमारी एवरेज स्पीड चल रही है 43.72 किलोमीटर्स की। एनीवे 43 किलोमीटर्स मतलब ये कि हमने इसको काफी ड्राइव कर लिया है, सिटी प्लस हाईवे दोनों पे ही। तो थोड़ा सा इसकी ड्राइविंग इंप्रेशंस को भी डिस्कस करते हैं क्विकली, और शुरू करते हैं उस चीज से जो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में काफी अच्छे से सॉर्ट आउट की हुई है, इसकी राइड क्वालिटी और राइड कंफर्ट। इसका सस्पेंशन, इसके डैम्पर्स काफी एब्जॉर्बेंट है। तो चाहे आप बात करो गड्ढों की, स्पीड ब्रेकर्स की, रफ पैचेस की, रंबल स्ट्रिप्स की, एक्सपेंशन जॉइंट्स की, हर एक चीज को काफी अच्छे से मैनेज करता है। किसी तरह का जोल्ट या फिर जर्क आपको कैबिन में फील नहीं होता है। सस्पेंशन वर्किंग की कोई नॉइज भी नहीं आती है और हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे हाई स्पीड पे क्रूज करते टाइम आपको किसी तरह के बाउंसेस भी फील नहीं होते हैं। जैसा मैंने बोला, इसकी राइड क्वालिटी काफी सॉर्टेड है। नेक्स्ट चीज जो आप टियागो की डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे, इसका स्टीयरिंग।
जो सिटी में काफी नाइस एंड लाइट रहता है। प्लस आप ऐड कर लीजिए इसका कॉम्पैक्ट साइज। रिजल्ट ये होता है कि सिटी में इसको ड्राइव करना, ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना, कहीं तंग गलियों में नेविगेट करना या फिर कहीं टाइट पार्किंग स्पॉट में इसको पार्क करना, आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं हाईवे और एक्सप्रेसवे स्पीड्स पे आपको इससे अच्छा खासा वेट भी मिलता है। गाड़ी काफी प्लांटेड रहती है, सेटल्ड राइड क्वालिटी है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस वजह से अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जब आप लॉन्ग ट्रिप पे निकलोगे तो काफी सॉर्टेड रहेगी, गिवन दैट कि आप इसकी बूट में अपनी लॉन्ग ट्रिप के लिए सामान अच्छे से पैक कर पाओ। तो यहाँ टियागो पेट्रोल में आपको 242 लीटर्स की बूट मिलती है। तो जैसा आप नोट कर सकते हो, यहाँ कवर के नीचे हमने सामान रखा हुआ है और ट्रॉली बैग आप यहाँ पे अगर ऐसी पोजीशन में रखते हो खड़े करके तो 2-3 आप आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन बड़े वाले जो ट्रॉलीज़ होंगे ना, वो एक ही आपकी यहाँ पे आ पाएगी और उसके साथ थोड़ा बहुत और सामान आ जाएगा। हाउएवर अगर आप CNG वेरिएंट ऑप्ट करते हो तो आपको बूट में कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है, क्योंकि ट्विन CNG सिलेंडर्स को यहाँ नीचे माउंट किया हुआ है। बेसिकली जो आपके टूल्स वगैरह भी होंगे ना, वो सारे भी यहीं प्लेस किए जाएंगे। डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है ऑनेस्टली। जैसा आप नोट कर सकते हो कि एक कैबिन ट्रॉली और थोड़ा बहुत और सामान आप यहाँ पे ईजिली लोड कर सकते हो। तो आई वोंट से कि आपकी वीकेंड ट्रिप के लिए बहुत सारा सामान आप यहाँ पे ले जा पाओगे, लेकिन ठीक ठाक सामान आप कैरी कर लोगे। हाउएवर जस्ट इन केस अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप डेफिनेटली इन सीट्स को लिटा करके तब सामान कैरी कर सकते हो। इंजन परफॉर्मेंस तो देखिए, इसमें आपको बेसिकली एक ही इंजन मिलता है, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 5 स्पीड AMT का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ओनली पेट्रोल पे इसको ड्राइव कर रहे हो तो 86 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क ये बना के देता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप CNG यूज कर रहे हो तो 75.5 हॉर्स पावर एंड 96.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये आपको बना के दे देगा। और इन फिगर्स के साथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट देन अंडर पावर्ड भी फील नहीं होती, एंड दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि पीक पावर आपको मिलेगी 6000 RPM पे, लेकिन पीक टॉर्क आपको मिलता है 3300 या फिर 3500 RPM पे, डिपेंडिंग ऑन कि आप CNG चला रहे हो या पेट्रोल। एज अ रिजल्ट स्लो स्पीड्स पे, बॉटम एंड पे, लो रेव्स पे आपको थोड़ी सी पावर की कमी जरूर फील होगी। हाँ, मिड रेंज गाड़ी का काफी अच्छा है और फिर टॉप एंड पे जाते जाते तो खैर आपको पावर मिल ही रही है, जिसका मतलब यस, अगर आप 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्ट करते हो तो आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा हैजल लगेगा। बट क्योंकि आज मैं AMT ड्राइव कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि सिटी कंडीशंस में मेरी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रही। नाउ इसका AMT बहुत ही ज़्यादा स्मूथ या फिर रिस्पॉन्सिव नहीं है जैसे कि हमने Hyundai या फिर मारुति के प्रोडक्ट्स में देखा है, लेकिन ये डील ब्रेकर भी नहीं है। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेली कम्यूट में आपकी ड्राइव को स्ट्रेस फ्री करना, वो ये काफी अच्छे से कर लेता है। प्लस आप नोट करोगे कि यहाँ स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं ना। ये पैडल शिफ्टर्स मोर और लेस सिर्फ दिखाने के हैं। काफी सिचुएशंस में तो अगर आप पैडल शिफ्टर्स से मैनुअल कंट्रोल ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिक से स्लोअर गियर चेंज करते हैं। तो इनका जो मोस्टली यूसेज है वो मुझे थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशंस के लिए लगता है, जस्ट इन केस अगर आपको गाड़ी को किसी एक ही गियर में थोड़े लंबे समय तक होल्ड करना है तब के लिए। सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर भी बात करनी है। तो अब आपको यहाँ पे नया गियर शिफ्टर मिल रहा है जो काफी ग्रिपी है, स्पोर्टी फील होता है, काफी ज्यादा दिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन इसके जो थ्रोज हैं वो इतने स्मूथ नहीं है जितना मतलब हमने मारुति या Hyundai के प्रोडक्ट्स में देखा है। तो आपको थोड़ा सा नॉची लगेंगे। प्लस जो क्लच है वो थोड़ा सा स्प्रिंगी फील होता है, हालांकि काफ़ी लाइट है, जिस वजह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगी। अनदर गुड थिंग इज कि गियर रेशियोज भी काफ़ी सॉर्टेड है, तो आपको ट्रैफिक में इतना फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यस, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई डील ब्रेक करने वाली बात भी नहीं है। और अब जल्दी से एक क्विक लुक टियागो मैनुअल की माइलेज एक फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर भी डाल लीजिए। तो जो थोड़ा बहुत टाइम हमने इसके साथ स्पेंड किया है इस शॉर्ट ड्राइव के लिए, हमें फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट कर रही है 16.6 किलोमीटर्स पर लीटर की। नाउ ये रियल फिगर्स तो नहीं है, लेकिन इससे आपको एक रफ आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट डोंट वरी, बहुत ही जल्द हम इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे प्रॉपर टैंक टू टैंक मेथड से, और आपको रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी ये क्या देती है उसके ऊपर अपडेट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। हालांकि एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स इंप्रूव कर सकते थे, बेसिकली इस कैबिन में NVH लेवल। तो एम्बिएंट नॉइस कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आती है, टायर्स की नॉइस कैबिन के अंदर हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए अच्छी खासी आती है, और इंजन की नॉइस भी कैबिन में फिल्टर होती है ठीक ठाक। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इट्स ओके। मेरी प्रॉब्लम इसके इंजन की वाइब्रेशंस को लेकर के है। तो देखिए, जब आप आइडल कर रहे होते हो कहीं पे या फिर मॉर्निंग में इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ स्टीयरिंग पे, फुट पैक्स पे, इवन सीट पे भी अच्छी खासी वाइब्रेशंस फील होती है, जो आपको याद दिलाती है कि आप एक 3 सिलेंडर
इंजन वाली गाड़ी चला रहे हो, और इस पर्टिकुलर चीज को तो टाटा मोटर्स को डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए था। अदर देन दैट, विजिबिलिटी वाइज ऑनेस्टली आपको कोई इतनी शिकायत नहीं होगी, आपको ऑल अराउंड काफी अच्छा व्यू मिलता है। यू नो एज सच कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है, एंड गिवन द कॉम्पैक्ट साइज आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। और लीजिए इसी के साथ ओवर होता है हमारा 2026 टियागो सीएनजी फेसलिफ्ट का माइलेज टेस्ट। जैसे ही ट्रिप मीटर पे 75 किलोमीटर इंडिकेट हुए, इसमें सीएनजी खत्म हो गई थी। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं 75 डिवाइडेड बाय 2.25, तो फिगर बनता है 33.33 किलोमीटर पर किलोग्राम। यस, सही सुना आपने, 33.33 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी ने हमको निकाल के दी है। और अभी तो रुको, इसको मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता हूं। तो देखिए, जो सीएनजी हमने भरवाई थी उसका टोटल बिल आया था 214 रुपए फॉर 2.25 kg। तो अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो पर किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट सीएनजी पे निकल के आ रही है 2 रुपए 85 पैसे, जो लिटरली अगर आप एक हिसाब किताब लगाओ तो पेट्रोल से आने वाली रनिंग कॉस्ट का ऑलमोस्ट आधा है। और अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन सवाल पे, मेन कंसर्न पे, कि आज के डे एंड एज में, आज के दौर में क्या सीएनजी के ऊपर अपना मेहनत का पैसा लगाना सेंस बनाता है? वेल ऑनेस्टली रनिंग कॉस्ट को कंपेयर करके हमें डेफिनेटली ये तो पता चल रहा है कि एक सीएनजी गाड़ी को चलाना, अगर बात हो रही है फ्यूल की, तो वो डेफिनेटली पेट्रोल से तो सस्ता पड़ने वाला है। और बाय द वे, इससे पहले आप लोग पूछे, मैं ही बता देता हूँ कि हमारी जो एवरेज स्पीड थी 47.8 kph के आसपास की, तो 48 मान के चल सकते हैं उसको। और अब आप लोग बताइए कि 2026 टियागो फेसलिफ्ट को लेकर के आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, हाइप बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।